हेलो एवरीवन, मैं रश्मि पवार फिर से एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। 1707 में मुग़ल रूलर, लास्ट पावरफुल जो रूलर था औरंगज़ेब, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसकी कई सारे पावरफुल मुग़ल गवर्नर्स, जिनको सूबेदार कहा जाता था, एंड ज़मींदार, इन्होंने अपनी अथॉरिटी एसेट करना स्टार्ट की, अपने आप को शक्तिशाली शो करना शुरू कर दिया। इन्होंने कई सारी किंगडम्स को अपने डिफरेंट जो इंडिया के पार्ट्स थे उसमें इमर्ज हो गए ये लोग, और दिल्ली की जो पावर थी वो डिवाइड हो गई, एंड जो इसका सिग्निफिकेंस वैल्यू था वो सारा डिक्लाइन होने लगा, और अब ये इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रह गया था। अब नई पावर इमर्ज हुई, जो 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर नई पावर्स आने लगी। और ये कौन थे? ये ब्रिटिश थे, जो ओरिजिनली एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर यहाँ पर अचीव कर ली इंडिया में। तो बात कर लेते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, यूरोपियन कंपनियों का यहाँ हमारे यहाँ आना। 16th सेंचुरी के एंड की बात है। यूरोपियन ट्रेड कर रहे थे सी के रूट से, ईस्ट की साइड से, और इन्होंने अपना फ़ायदा लेने के लिए यहाँ पर मर्चेंट्स के ग्रुप यहाँ आना शुरू हुए, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ से रूलर्स से परमिशन लेकर के वो वहाँ से यहाँ अपने ट्रेडिंग कंपनीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश करने की सोची। उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स दुनिया के कई पार्ट्स में इस्टेब्लिश कर लिए थे, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में, और ये सेंटर्स कहलाए फैक्ट्रीज़। इनको इन्होंने फैक्ट्री कहा, और जो ऑफिशियल इन कंपनी के होते थे वो फैक्टर्स कहलाए। ये कंपनियां, इनको मोनोपोली दी गई, यानी कि वो राइट्स दिए गए कि ये पूरी तरह से अपना ट्रेड कर सके ईस्ट के साथ। और इसके अंदर आता है कि कोई दूसरा मर्चेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ईस्टर्न ट्रेड में, जिनको राइट्स दिया जाए उनसे अलग कोई और नहीं कर सकता। बदले में रूलर को, जो इनको परमिशन देता था, उसको एक शेयर मिलता था प्रॉफिट का। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC। 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर इशू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया मोनोपोली ट्रेड करने की ईस्ट के साथ 15 ईयर्स के लिए। इसका मतलब कि कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड में कॉम्पीट नहीं कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको रन किया जा रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो फर्स्ट ट्रेडिंग डिपो जो था उसको बोला गया फैक्ट्री, और ये इस्टेब्लिश की गई, इसका सेटअप हुआ सूरत में अर्ली 17th सेंचुरी में। मुग़ल एम्परर जहांगीर ने परमिशन दी फैक्ट्री लगाने की उसकी टेरिटरीज़ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्रीज़ 2 जगहों पर, सूरत गुजरात में वेस्ट कोस्ट पर, और हुगली वेस्ट बंगाल ईस्ट में। इसके अलावा और भी कई लोकेशन इंडियन पेनिनसुला की इन्होंने ली। इंटरनेशनल ट्रेड का जो सेंटर चल रहे थे, जैसे कि यहाँ पर कमोडिटीज़, जैसे जो मेन ज़रूरत की चीज़ें थी, स्पाइसेस, कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, सल्फेट, टेक्सटाइल और इंडिगो का यहाँ से व्यापार चल रहा था। नेक्स्ट कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी FEIC। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका सेटअप और सेटलमेंट जो हुआ था वो हुआ था बंगाल में, चंद्रनगर में, माहे केरला में, कराईकाल और पुडुचेरी ईस्टर्न कोस्ट पर, मॉरिटियस इंडियन ओशन में 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंट्रोल बिजनेस वेंचर था जो डिपेंड कर रहा था फ्रेंच गवर्नमेंट पर अपनी फंडिंग के लिए। फ्रेंच पावर का एक मेजर रोल था, एक्सपेंशन यहाँ पर हो रही थी, और ये जो पावर थी ये प्ले की जा रही थी डुप्ले के द्वारा। डुप्ले कौन था? ये फ्रेंच गवर्नर जनरल था पौंडीचेरी में, जो आज पुडुचेरी कहलाता है। राइवलरी इन ट्रेड।
17th एंड 18th सेंचुरी में जो रूलर्स थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, उन्होंने अपनी पॉलिसी मर्चेंटिज्म की अपनी शुरू कर दी। यहाँ पर उन्होंने मर्चेंटिलिज्म को जाना गया कमर्शलाइजेशन के नाम से। इसके अलावा यूरोपियन कंपनीज़ ने सपोर्ट किया, जो उस समय की रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट थी उन्होंने यूरोपियन कंपनीज़ को सपोर्ट किया। रॉयल चार्टर इशू किया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, लेकिन वो दूसरी यूरोपियन पावर्स को ट्रेड में आने से नहीं रोक पाए ईस्टर्न वर्ल्ड में। टाइम के साथ साथ इंग्लिश अपीयर हो गए और पोर्टुगीज़ जो पहले से ही जमे हुए थे अपनी प्रेजेंस के साथ वेस्टर्न कोस्ट पर इंडिया की, वो पहले से ही यहाँ पर थे। उनका बेस गोवा में था। इनफैक्ट 1498 में एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर था वास्को ड गामा, आप जानते भी हो, उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया से केप ऑफ गुड होप तक। अर्ली 17th सेंचुरी में डच और फ्रेंच ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ पर पहुँच गए। तो इतनी सारी कंपनियों की प्रेजेंस से क्या हुआ कि एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया और जो प्रॉफिट्स थे वो अब घटने लगे। सभी चाहते थे कि वो सामान कम रेट पर ख़रीदे इंडिया से और उसको हाई प्राइजेज में कहीं भी बेच लें, पर्टिकुलरली यूरोप में। तो मार्केट को सिक्योर करने की जो ज़रूरत थी, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इन ट्रेडिंग कंपनीज़ के बीच में एग्रेसिव वार्स होने लगी। इस पीरियड में ट्रेड जो था वो आर्म्स से चलाया जाने लगा। राइवल कंट्रीज़ रेगुलरली एक दूसरे की शिप्स को डुबो रही थी, रास्तों को बंद कर रहे थे और राइवल शिप्स को चलने से, आने देने से सप्लाईज उनकी सामानों की रोकी जा रही थी बीच में। तो ट्रेडिंग सेंटर्स जो थे वो प्रोटेक्ट किए जा रहे थे, फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था, मतलब उसको चारों तरफ से घेराव किया जा रहा था उसका, और कंपनीज अपनी अपनी आर्मीज रखने लगी थी। टाइम के साथ साथ जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज थे एंड डच जो थे वो बाहर हो गए इंडियन ट्रेड से, और इंग्लिश और फ्रेंच जो थे उन्होंने ओवर पावर करना शुरू कर दिया ट्रेड को इंडिया और यूरोप के बीच में। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी 18th सेंचुरी के मिडिल में इंग्लिश और फ्रेंच जो थे उन्होंने ट्रेड इंटरेस्ट अपने उनके क्लैश होने लगे। रिजल्ट हुआ 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, और इनको कर्नाटका वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जो चली 1744 से लेकर के 1763 तक। हालांकि ज़्यादातर जो बैटल्स थी वो उस रीजन में लड़ी गई जहाँ पर जो आज प्रेजेंट स्टेट हमारा तमिलनाडु का है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो केवल एक ट्रेडिंग बॉडी थी 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। उसने अपना फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट हुगली 1651 में हुगली में स्टार्ट किया। कंपनी ट्रेडर्स को फैक्टर्स के नाम से जाना गया और वो अपना ऑपरेट करने लगे इस जगह से अपने ट्रेड को। फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था, ऑफिसेज भी थे, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी थे अपने। तो कंपनी का जो ट्रेड था वो फ्लोरिश हो रहा था, फल फूल रहा था। लेकिन जहाँ पर वायलेटेड ट्रेड रूल्स थे, यहाँ पर औरंगज़ेब ने डिक्लेयर कर दी एक वॉर और उनको हरा दिया। फिर क्या होता है, कंपनी जो थी वो औरंगज़ेब को बहलाने में कामयाब रही कि वो राइट दे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, ब्रिटिशर्स को, कि वो अपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके और बदले में वो औरंगज़ेब को एनुअल पेमेंट किया करेंगे। औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, मुग़ल एम्पायर वीक हो जाती है और कंपनी जो है वो अब बंगाल में ऑपरेशन अपने तेज़ करने लगती है, ट्रेड ऑपरेशंस। 1717 में उनको राइट मिल जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का, चीज़ों को बिना कोई कस्टम ड्यूटी पे किए मुग़ल एम्पायर फर्रुखशियर से। अब ये फर्रुखशियर से राइट ले लेते हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने राइट्स को मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और इलीगल प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई भी ट्रेड ड्यूटी नहीं दी। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब रेवेन्यू का जो मैटर था बंगाल में, उसको काफ़ी सारा लॉस होने लगा इससे, क्योंकि रेवेन्यू जो थी वो अब कलेक्ट उस तरह नहीं हो पा रही थी। तो बंगाल में रेवेन्यू लॉस होना शुरू हो गया। डिस्कस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो चला कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे नवाब ऑफ बंगाल के बीच में और कंपनी के बीच में बढ़ते जा रहे थे।
मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला एंड अली वर्दी खान, ये स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे यहाँ के। ऑफिशियल जो कंपनी के थे उनको रोकने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए नवाब ने काफ़ी सारी शर्तें रख दी जिसको कंपनी को मानना था, या फिर उनको बंगाल में अपना बंगाल का जो ट्रेड राइट था उसको खो देना पड़ता। ये कंडीशंस क्या थी? कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज्ड थे, इस समय लगे हुए थे, तो उनको कस्टम ड्यूटी देना था, या तो ड्यूटी फ्री ट्रेड अगर उनको मिलेगा तो वो निकाल दिए जाएंगे। कंपनी कोई अपना फैलाव नहीं करेगी फोर्टिफिकेशन का, अपने सेटलमेंट का। नवाब जो है कंपनी को कॉइन्स मिंट करने के लिए मना किया नवाबों ने कि अपने कॉइन्स वो नहीं बनाएंगे। कंपनी को एक बड़ा अमाउंट ट्रिब्यूट का देना होगा अपने ट्रेड कंसेशन के रूप में। अब मिलिट्री सक्सेसेस जो थी फ्रेंच की हो गई थी यूरोप में, और इंडिया में जो कंपनी थी वो गिर रही थी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को समझ रही। तो ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा फील होने लगा कि जो डिमांड्स हैं नवाब की वो अनजस्ट हैं, गलत हैं। तो इसके ऑफिशियल्स जो था, वो जो कंपनी ट्रेड चला रहे थे, उनको अब वो चीज़ें गलत लगने लगी जो नवाब ने यहाँ पर कंडीशन रखी। वो इस ओपिनियन में थे कि उनका जो एक्सपेंड होगा, ट्रेड का जो एक्सपेंशन होगा, तो उनको अब अपने सेटलमेंट्स को तो एनलार्ज एंड फोर्टिफाइड करना उनका नीड बन गया था। तो सिचुएशन और ख़राब होती चली गई 1756 में, जब सिराजुद्दौला नवाब का बंगाल का नवाब बन गया। वो नहीं चाह रहा था कि जो कंपनी है उसका इंटरफेरेंस बढ़े बंगाल के मामलों में और फोर्टिफिकेशन का एक्सपेंशन हो बिना उसकी परमिशन के, और रेवेन्यू ड्यूज़ को वो पे अप नहीं हो पा रहे थे, उसको रेवेन्यू ड्यूज़ भी नहीं मिल रहे थे। जब बातचीत फेल हो गई तो एंग्री सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया कासिम बाज़ार में और कंपनी के फोर्ट कैलकाटा में। जल्द ही रॉबर्ट क्लाइव ने चार्ज ले लिया कंपनी के अफेयर्स का बंगाल में, और दोबारा से अपनी कंपनी प्रीवियस पोजीशन में उसने इस्टेब्लिश कर ली और कुछ चालबाजी करके अपने ट्रेड प्रिविलेजेस ले लिए। रिजल्ट होता है यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ। ब्रिटिश पॉलिटिकल स्वे जो था, ब्रिटिश पॉलिटिकल जो ये इनका कब्ज़ा था वो इंडिया के ऊपर देखा जा सकता है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। अपने आप को इस्टेब्लिश करने के बाद कैलकाटा में इन्होंने जो है नवाब की सारी जो डिमांड्स है वो नहीं मानी। क्लाइव ये चाह रहा था कि जो रूलर है वो एक पपेट बन के रह जाए, एक उनके हाथों की कठपुतली बन जाए जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे। तो क्लाइव ने मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ था उसको अपनी तरफ कर लिया। जगत सेठ एक बैंकर था और ओमी चंद एक ये अमीर व्यापारी था। सिराजुद्दौला को हटाने के लिए इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची। 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला की आर्मी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी में मिली। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश फोर्सेस को लगा दिया यहाँ पर। नवाब का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र और उसकी जो सेना थी उन्होंने बैटल में पार्ट ही नहीं लिया क्योंकि वो तो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफ़र को अब नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो प्लासी की बैटल जो है, ये जो युद्ध हुआ प्लासी का, ये एक लैंडमार्क है इंडिया की हिस्ट्री में कि यहाँ पर केवल एक ट्रेडिंग कंपनी अब एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। अब बंगाल आफ्टर प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का क्या हाल हुआ। मीर जाफ़र एक पपेट बन गया था ब्रिटिश के हाथों का और वो लगातार अपनी डिमांड्स बढ़ा रहे थे मनी और प्रिविलेजेस के लिए। जब मीर जाफ़र उनकी सारी डिमांड्स पूरा करने में फेल हो गया तो उसने क्या किया कि जो कंपनी थी उसको हटा करके कंपनी ने, अब मीर जाफ़र उनकी बात नहीं मान रहा, तो 1760 में कंपनी ने उसके सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बदले में मीर कासिम को कंपनी ने ज़मींदारी और जो दूसरी चीज़ें थी वहाँ पर दी। ज़मींदारी कहाँ की दी? बर्दवान, मिदनापुर और चित्तौड़गढ़। कुछ सालों के बाद मीर कासिम ने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की ब्रिटिश कब्जे से, क्योंकि अब वो भी परेशान हो चुका था। उसने कोर्ट ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया जो फेवर कर रहे थे ब्रिटिश का।
यूरोपियन एक्सपर्ट्स को हायर किया कि उसके आर्मी को अच्छे से ट्रेंड करें वो, और सभी ड्यूटीज़ उसने हटा दी जो इंटरनल ट्रेड पर थी, ताकि इंडियंस और ब्रिटिश दोनों मर्चेंट्स अपना ट्रेड कर सके इक्वल टर्म्स पे। अब रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो अब एंजॉय कर रहे थे कंसेशंस को, जो केवल अब तक इंग्लिश लोगों को मिल रही थी। मीर कासिम ने कुछ लिमिट्स रख दी कंपनी के ट्रेड प्रिविलेजेस पर। अब क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर होती है इसके बाद 1764 में। ये सब जो था उससे कंपनी अब एक तरह से चिढ़ गई थी और उसने डिक्लेयर कर दी वॉर। मीर कासिम को हरा दिया गया 1763 में, और मीर जाफ़र को रीस्टोर मतलब कैद कर लिया गया नवाब ऑफ बंगाल के रूप में। मीर कासिम भाग गया अवध की तरफ, और वो अपने उसने संबंध जो थे उससे नवाब ऑफ अवध के साथ सिराजुद्दौला और मुग़ल एम्परर जो दूसरा था शाह आलम सेकंड, उनके साथ उसने कंबाइन किया फोर्स को, और ब्रिटिश आर्मी के साथ वो बक्सर में आ गया लड़ने के लिए 22 अक्टूबर को 1764 में, लेकिन वो हार गए। अब इस विक्ट्री के साथ कंपनी बंगाल की रियल मास्टर बन जाती है। अब इस बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसीज रही, अब क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके।